वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज पहली बार बतौर राष्ट्रपति बतौर प्रधानमंत्री दोनों की सशरीर मुलाकात हुई। वैसे हवा में ये मुलाकात तो खूब हुई है, लेकिन ये पहली बार बॉडी लैंग्वेज की केमिस्ट्री, हमें पत्रकारिता में ये सबसे हम पढ़ाया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज, जब बड़ी स्टोरी हम करते हैं तो हमें बताया कि बॉडी लैंग्वेज पे एक स्टोरी आप कर दीजिएगा। जब कोई बड़ी घटना होती है तो बॉडी लैंग्वेज की स्टोरी होती है। ये बॉडी लैंग्वेज की केमिस्ट्री पढ़ना एक जर्नलिस्ट की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि क्या आपने, लेकिन इस उपलब्धि को खैरातियों ने भी अलग अलग ढंग से खेल किया है। तो आज जो बाइडेन और मोदी की मुलाकात हुई, जब कभी भी डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की मुलाकात हुई तो गलबहियां हुई। आज वो चीजें गलबहियां होती हुई नहीं दिखी। आज लोग इंतजार कर रहे थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री से कैसे मिलेंगे। हम और आप इसे सिर्फ नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं देखते, हम और आप इसे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। जब दोनों की आज मुलाकात हुई तो कुछ इस तरह की मुलाकात हुई। क्योंकि कोविड काल है और दोनों मास्क लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों मास्क लगाए हुए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी प्रधानमंत्री। दोनों गले तो नहीं मिले, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के बाह पकड़ी। इसे बॉडी लैंग्वेज की भाषा में एक दूसरे का बाह पकड़ना मतलब मजबूती से खड़ा होना। कई बार जब मैंने कई इंटरव्यू किए कुछ बाहुबलियों के, तो अक्सर जब उनसे ये सवाल होता था तो तैयार होते थे। ये सबसे पहले एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने मुझसे कहा था। उसके बाद हमारे होम टाउन के एक बाहुबली से हमने जब इंटरव्यू किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि बाहुबली का मतलब है जिसके बाहों में बल हो, जिसके बाहों में बल हो वही बाहुबली। और इसीलिए ये जो आप एक दूसरे के जो बाह पकड़ते हैं, दरअसल आप इसे यूं ही मत समझिए, ये केमिस्ट्री है, ये फोटो सेशन है और ये एक संदेश है। क्योंकि इस समय यदि दोनों गले मिलते तो ये गलत संदेश ये जाता कि कोरोना काल में दोनों ऐसे मिले। इसीलिए इस दौर में दोनों एक दूसरे की बाह पकड़े हुए हैं और दोनों ने एक दूसरे के बाह को थपथपाया। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले जो बाइडेन पीएम मोदी के बाह को थपथपाते हैं, लेकिन मोदी छोड़ते नहीं है। मोदी मनमोहन सिंह नहीं है, मोदी लुंजीपुंज इमरान खान नहीं है, मोदी मोदी है। और अक्सर वो कहते रहे हैं कि जब मैं ना किसी से आंख झुकाकर बात करूंगा ना आंख उठाकर बात करूंगा, मैं बात करूंगा आंख में आंख मिलाकर। अब ये जो दोनों की ये तस्वीर, दरअसल ये तस्वीर मीडिया को उपलब्ध कराई। इस तस्वीर के मायने हैं और मायने ये हैं कि दुनिया का दो सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और आधुनिक युग में अमेरिका अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है। लेकिन कल भी कमला हैरिस के साथ जब पीएम मोदी थे तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र। ये हमें कहना पड़ता है क्योंकि लोकतंत्र हमने वैशाली से, हमने नालंदा से इसकी प्रेरणा दुनिया को दी है। इसीलिए ये कहना कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, हम इसे खारिज करते हैं। और मोदी युग में यह शुरुआत हुई। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने में यह बात उन्होंने कही थी, नरेंद्र मोदी ने, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली को कहा जाता है। बिहार के वैशाली में, नालंदा से वहां से चला यह सिस्टम, लोकतंत्र की बुनियाद वहां से रखी गई। लेकिन दुनिया इस चुने हुए बैलेट बॉक्स के हिसाब से जिस लोकतंत्र की बात करती है, उस हिसाब से अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है और लंबे समय तक हमने उस परंपरा को कायम रखी है। अमेरिका को इसीलिए हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में जब ये तस्वीर आई तो देखिए कि किस तरह का ये बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री, दरअसल मैं क्यों कह रहा हूं कि खैरातियों की खाल उधेड़ देने वाला है। मुझे याद आता है बतौर विदेश मंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी यूएन में थे तो हम अक्सर पढ़ते थे कि हमें बताया जाता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी यूएन गए तो वहां जाकर उन्होंने हिंदी बोली। ये दरअसल मोदी से पहले हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर में एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम अपनी भाषा वहां बोलेंगे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। अब यहां संवाद नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन में आराम से अंग्रेजी में हो सकता था, लेकिन मोदी चूंकि उसमें सहज थे,
और आप देखेंगे कि आप यदि अमेरिकी प्रेसिडेंट के बगल में देखेंगे तो उनके पास एक नोट्स रखा हुआ है, और उस नोट्स के आधार पे वो लेकर के आए थे जो वो पॉइंटर उनके था जिसको उन्होंने पढ़ा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ओरल थे और उन्होंने एक एक बात वो रखी जो उन्हें रखनी थी, क्योंकि संक्षिप्त बात थी, प्रेस के सामने ये चीजें संवाद रखनी थी। इसीलिए ये केमिस्ट्री इसमें माना जाता कि वर्तमान समय में जब अफगानिस्तान के मुद्दे में अमेरिका घिरा हुआ है, चीन जब उसे आंखें दिखा रहा है, ऐसे समय में भारत की ताकत की उसे जरूरत है। और वर्तमान समय में चूंकि अमेरिका सुपर पावर है, भारत एक बढ़ता हुआ देश है, इस दौर में अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। अब इस केमिस्ट्री ने दरअसल उन खैरातियों के खाल उतार दिए हैं जिन खैरातियों ने ये कहा था कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप चला गया, अब मोदी का क्या होगा। ये चिरकुट ये नहीं समझते कि मोदी बाबूजी के घर नहीं ले जाएगा, ये सब चीजें अपने बाबूजी के घर मोदी नहीं ले जाएंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है, मोदी भारत के प्रधानमंत्री, तो मोदी विरोध के नशे में ये चिरकुट ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी का अपमान हो ताकि ये खुश हो। और इसीलिए कल कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माहौल बनाया गया कि किस तरह से अमेरिका में भारत को अहमियत नहीं दी जा रही है। आज एक तस्वीर और वायरल की जा रही थी कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की। दरअसल मोदी ने 5 सीईओ से मुलाकात की है पर्सन टू पर्सन, और सबके साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर पर उन्होंने अपने ट्विटर पर साझा किया है। तो कमला हैरिस के साथ भी किया। कमला हैरिस ने इस पूरे मामले को अपने उस सोशल मीडिया पर नहीं डाला तो मोदी को अपमानित किया जाने लगा। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो मैं ला नहीं पाया, ट्रंप ने मोदी से मुलाकात को बड़ी उत्सुकता से इसे सामने रखा कि हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और हम बड़ी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। ये बात हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि जब बैराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो नरेंद्र मोदी से बैराक और दोस्त बैराक, माय फ्रेंड बैराक, इस तरह से कहते। दरअसल ये बात कह के, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, आप अपने आप को कैसे रखते हैं, आपकी अपनी ताकत कैसे, दुनिया के मंच पे आपका कॉन्फिडेंस आपको कैसे रखता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते थे नरेंद्र मोदी कि जब आप हमें प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे तो हम दुनिया के मंच पर जब जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हम लंगड़ी लुंगी सरकार के मुखिया नहीं है, ये देवेगौड़ा के टाइप, ये इंद्र कुमार गुजराल के टाइप, ये वीपी सिंह के टाइप, ये मनमोहन सिंह के टाइप के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देश की प्रचंड बहुमत ने हमें चुना है और तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम मजबूती से अपनी पक्ष रख पाते हैं। इसीलिए मोदी कहते थे कि सेकेंड वेव में कि हमें आप पहले से ज्यादा ताकत से जितवाइए ताकि मजबूती के साथ हम 125 करोड़ भारत का पक्ष रख सकें। इसका कहने का मतलब यही था। आज जो फोटो सेशन था, इस फोटो सेशन में जो बॉडी लैंग्वेज था, जो केमिस्ट्री थी, उसमें एक एक चीज जो थी, जिसमें बाइडेन ने कहा कि मैं आपको काफी वक्त से जानता हूं, 2014-16 में आपसे बात करने का मौका मिला, मुझे खुशी है कि आप दोबारा से व्हाइट हाउस आए हैं, दोनों देश के में जो एक नया अध्याय शुरू होना है, हमें आपसे बेहतर रिश्ते की उम्मीद है। और जो सबसे अहम बात जो बाइडेन ने कही कि 40 लाख भारतीय अमेरिका को ताकत महसूस करें। मैं अक्सर कहता हूं कि अमेरिका मोदी काल से पहले एनआरआई होना, भारतीय का विदेश में बस जाना आम भारतीयों के लिए एक नफरत का मामला होता, घृणा होती थी। करे भारत छोड़ करके ब्रेन ड्रेन हो गया, भारत ने आईआईटीएन पर इतने खर्चे किए, वो विदेश चले गए, अपना पूंजी जो है अमेरिका में लगाते हैं, अमेरिका को डेवलपमेंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को करते हैं, इंग्लैंड को करते हैं, जर्मनी को करते हैं, जापान को करते हैं, कनाडा को करते हैं। इस तरह से एक मानसिकता हमारे अंदर थी। मोदी काल में एनआरआई की अहमियत बढ़ी है, उन्हें उनका सम्मान बढ़ा है। और आप अक्सर देखेंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि जो भारत में रहने वाले हैं उनसे ज्यादा भारतीयता आपको अमेरिका जो एनआरआई जो होते हैं उनमें दिखती है। अक्सर ये होता है कि जब हम अपने स्टेट को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके बाहर आते हैं तो हमें जब हमारा कोई अपने आसपास के गांव का, अपने आसपास के जिले जवार का मिलता तो निश्चित रूप से उसके प्रति एक प्रेम होता है। यही कारण है कि भाषाई आधार पर बांग्लादेश टूटा, जो धर्म के आधार पर बटा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि और वही एनआरआई आज भारत की बड़ी ताकत हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं मैं पक्का अहमदाबादी हूं। तो उन एनआरआई से भी को भारत से जोड़कर
भारत को ताकत बढ़ा रहे हैं और उन एनआरआई को भी कहीं ना कहीं एक गर्व की अनुभूति होती है कि हम अपने देश के लिए काम आ रहे हैं। और जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ये बात कहते हैं कि 40 लाख भारतीय अमेरिका की ताकत बढ़ा रहे हैं, उनका गर्व से सीना फूलता है, क्योंकि वो तो नागरिकता तो उन्होंने अमेरिका की ले ली है। इसीलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि अमेरिका की ताकत वो बढ़ा रहे हैं। आप जहां रह रहे हैं, आप जो आपकी कर्म भूमि है, उसके प्रति आप सम्मान बढ़ा रहे हैं। दरअसल मोदी यही करके उस एनआरआई से, विदेश में बसे हुए भारतीय हैं, उनसे भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं। और यही फर्क पड़ता है जिस मामले में ये कमजोर पड़े। इसीलिए बाहुबल ऐसे ऐसे करते हुए राहुल गांधी विदेश पहुंचते हैं और उनके जो चाटुकार हैं उन्हें बताते हैं कि मोदी ताकतवर इसीलिए हो गया क्योंकि विदेश के मंच पर एनआरआई से उसको ताकत मिल रही है। तो ये नकलची के रूप में वहां बढ़ते हैं। और इसीलिए आज आप देखेंगे, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखा है इस तस्वीर को डाल करके, इस तस्वीर को लेकर के, कि खैरातियों की खैर नहीं, खैराती का अब क्या होगा। दरअसल ये चाहते थे कि यहां पर चूंकि जो बाइडेन वामपंथी सोच के हैं, तो यहां के जो वामपंथी एजेंडाबाज हैं उन्हें लग रहा था कि उनका एजेंडा फेल हो गया। तब आपको समझ में आएगा कि मोदी के खिलाफ नफरत में ये पूरा खैराती गैंग, ये पूरा चीनी एजेंट किस स्तर तक जा रहे हैं। इसीलिए फिर से हमने आपको अपने टेलीग्राम पर, जो द व्यूज मीडिया का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि हम लाइव कब आ रहे हैं, कब कौन से वीडियो आ रहे हैं, उसमें हमने आपको एक वीडियो डाला। ये वीडियो ये वाली तस्वीर की वीडियो थी जो आपको मैंने कल दिखाया था। ये देखिए बरखा दत्त, ये बरखा दत्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष विमान में है। ये रेगुलर इस विमान में ये सब जाती थी। और सिर्फ बरखा नहीं है, आप इसमें ये मैंने आपको दिखाया था। आप देखेंगे कि ये पूरा जो आप पूरी फ्लाइट में जो है ये पूरे पत्रकार हैं और ये रिपोर्टर, सभी पत्रकार, ये पूरा अंदर से बाहर तक, जैसे आप फ्लाइट में, जब छोटी फ्लाइट में आप जो आप शहर के जो फ्लाइट है, लोकल फ्लाइट में जो आप अपने देश में जो जहां आप ट्रेवल करते हैं, उसमें जितने लोग होते हैं उतने लोग तो सिर्फ पत्रकार है। ये प्रधानमंत्री का विशेष विमान है, मतलब बड़े आकार का डबल डेकर विमान है। इस विमान में पूरा पत्रकार भरा हुआ है, सोचिए आप। तो ये सब क्यों नहीं बेचैन होंगे? और आप सोचेंगे कि ये बेचैन नहीं हो तो ये क्यों बेचैन नहीं होंगे? इन सब की बेचैनी का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये सब तिलमिला रहे हैं। और इनकी तिलमिलाहट इस बात को लेकर के है कि हमारे खैरात का दौर कब आएगा। इसीलिए ये सब के सब मोदी विरोध में इस स्तर तक पहुंच जाते हैं जिसकी आप कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। और ये कल्पना, इसी कल्पना से परे इनका खेल है, जिस खेल में इनका अब पूरी तरह से खात्मा हो चुका है।